Assalamu alaikum and welcome to the new episode of Meet the Past with Anik Ashu. Assalamu alaikum. Walaikum salam, sir. It's good to have you again, yet on another topic, very important one of my favorite topics to discuss with you. I've been waiting for this chance to have this privileged opportunity कि आपसे मैं अयूब खान साहब के बारे में डिस्कशन करूं. Okay, so the first military dictator of Pakistan, the first field marshal of Pakistan, the first chief martial law administrator in Pakistan. Where would you like to start from? Sir, with your statement, one person having all of these positions, do you think it was justified? 1951, from the death of Mr. Liaqat Ali Khan till the ministry of Iskandar Mirza, do you think whatever happened with Pakistan was justified? Clearly. 7 prime ministers, 3 governor generals, failing to draft a constitution, failing to put Pakistan on the track of development. On the other hand, if you look at your counter country, they were flourishing, they were developing, and at the same time, Pakistan was unable to deliver anything. Who was to blame? Somebody had to take the responsibility. और अगर आपकी civilian government जो कि नॉन इलेक्टेड ज़बरदस्ती के मुसल्लत करदा लोग, ना इस्कंदर मिर्ज़ा इलेक्टेड, ना हमारे गुलाम मोहम्मद इलेक्टेड, ना ख्वाजा नाज़िमुद्दीन इलेक्टेड, 1946 के इलेक्शन की बेस पे पूरी ज़िंदगी हुकूमत करेंगे. There had to be somebody had to take the step forward. Ayub Khan took Sir, it. वो तो constitutional crisis की तरफ हम लेके जाते हैं. Jinnah was not elected, Liaqat Ali Khan was not even elected. But my point is, okay, someone among all of these failures, okay, someone who came up and took control of the power by the use of force. जिस तरह से अयूब खान ने 1958 के अंदर इस्कंदर मिर्जा को फोर्सफुली रिजाइन करने पे मजबूर किया और पावर को टेक ओवर किया, डू यू थिंक दैट वाज जस्टिफाइड? मुझे एक बात बताएं, अयूब खान को वज़ीर आज़म जो है वो इस्कंदर मिर्ज़ा ने बनाया था. एक हाजिर सर्विस आर्मी चीफ या कमांडर इन चीफ को आपने जब उठाकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया और सारी जिम्मेदारी आपने उसके कंधे पर डाल दी, तो वो आपको एज अ लाइबिलिटी क्यों जारी करेगा? जब उसी को हुकूमत करनी है तो वही हुकूमत करेगा. आपने तो ये शो कर दिया कि आप इनकॉम्पिटेंट हैं, आप जो है वो नहीं चला सकते मुल्क. आपने आर्मी चीफ को, कमांडर इन चीफ को बुला के वज़ीर आज़म बना दिया, तो अगर उसने टेक ओवर कर लिया तो इसमें क्या कबात? चलिए सर, इसको आगे लेके चलते हैं. बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम, ठीक है, अपनी मर्जी की डेमोक्रेसी अयूब खान साहब लेके आए वजह कि एक कोई भी CMLA होता है जो सिविलियन जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके पास 90 डेज का राइट होता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए, मुल्क की सिचुएशन को कंट्रोल करे और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए. क्योंकि अयूब खान साहब का इरादा ऐसा कुछ नहीं था और उनकी नीयत में कुछ खोट था, तो उन्होंने डेमोक्रेसी की शक्ल को ही बदल डाला और बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम लेके आया. लेट मी एक्सप्लेन बेसिक डेमोक्रेसी फर्स्ट फॉर आवर व्यूअर्स. बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर इट वाज बेस्ड ऑन 1 यूनिट स्कीम की एक एक्सटेंशन है. ये समझे कि इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इन विच देयर वर 40,000 बेसिक डेमोक्रेट्स in East and 40,000 in the West. Later were extended to I don't know maybe 120,000. These basic Democrats were not only responsible for everything that happens in their particular basic democracy, but they were also the only people who could vote in the presidential elections. तो मेरे और आपके हुकूक तो मारे गए सर एज अ सिविलियन. कैसे मारे गए? जो आपका बेसिक डेमोक्रेट था वो 1500 के एक यूनियन काउंसिल के ऊपर था. तो जब 1500 लोग एक बंदे को इलेक्ट करके आगे भेज रहे, आज की डेमोक्रेसी में आप जिसको वज़ीर आज़म इलेक्ट करते हैं आप उसको डायरेक्ट वोट करते हैं, उसको भी तो पार्लियामेंटेरियन ही वोट कर रहे होते हैं जिसको आपने वोट किया हुआ होता है. तो अगर अयूब खान ने ग्रास रूट लेवल पर एक सिस्टम बना दिया जिसमें वो 1500 लोग जिनके घरों की नालियाँ बंद है, जिनके घर में पानी नहीं आ रहा है, जिनकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के इशूज़ हैं, जिनको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, अगर उस बेसिक डेमोक्रेट ने 1500 लोगों के मसले हल कर दिए तो क्या प्रॉब्लम है आपको? सर आपकी बात यहाँ पे मैं एग्रीएबल है टू सम एक्सटेंट, लेकिन सर ये बेसिक डेमोक्रेसी ये एक्चुअल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है. आपने इस्कंदर मिर्जा का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान को मिला 1956 के अंदर, उसको हटा के आप जो है अपनी मर्जी का एक बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम लेके आए और बाद में आपने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रपोज किया जिसमें सारी पावर्स एक ही आदमी के पास है. आप ही प्रेसिडेंट हैं, आप ही मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि ऑब्वियसली मार्शल लॉ तो लिफ्ट कर लिया था बाद में, आप ही प्राइम मिनिस्टर है क्योंकि आपके नीचे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है. सर यहाँ पे पार्लियामेंट यहाँ पे मैं बोलूंगा सर जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हैं वो प्योरली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर होता ही नहीं है. जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है. ठीक है. सही. और पार्लियामेंट का एक अपना रोल होता है.
अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है, पाकिस्तान में भी ऐसे ही था। एक आदमी जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ऑब्वियसली बीइंग अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो तीनों फोर्सेस का सरबराह है। इसी तरह से वही प्रेसिडेंट भी है और प्राइम मिनिस्टर, जैसे आपने बोला कि पोजीशन ही नहीं थी तो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स भी उसके। मैं ये समझता हूँ कि जो असेंबली थी अयूब खान के ज़माने में, उसकी भी कोई वक़्त नहीं थी सर, और वो भी सारी पावर्स एक ही आदमी के हाथ में थी। बट ही कॉल्ड डेमोक्रेसी विद डिसिप्लिन। ठीक है, ये तो बादशाहत की तरफ लेके जा रहे हैं सर। देखिए, अगर ये डेमोक्रेसी नहीं होती तो 1969 में जब 64,000 आउट ऑफ 80,000 यानी कि तकरीबन 80% बेसिक डेमोक्रेट्स ने रिजाइन किया, तो दैट ब्रॉट द डाउनफॉल ऑफ अयूब खान। कि लाजता डेमोक्रेसी में यही होता है ना कि जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा आप रिटेन नहीं होंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा, आप रिटेन होंगे। सर अयूब खान को 80% बेसिक डेमोक्रेट्स ने उनके ऊपर से इत्मीनान का इजहार करने से इनकार कर दिया, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। और किस किस्म की डेमोक्रेसी चाहते हैं? सर 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो लेके आए इम्पीचमेंट करने के बाद, 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए, जानबूझ के उस शख्स ने अपने आप को ही सारी पावर्स दी देखिए, और सारी पावर्स अपने लिए रखी। लेट मी कंक्लूड टू माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जब इसका इफेक्ट आप देखते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के वक्त। जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होता है 1965 जनवरी के अंदर, फातिमा अली जिन्ना वाज द कंटेस्टेंट अगेंस्ट अयूब खान। शी केम अप विद अ स्लोगन। एक मिनट, मोहतरमा फातिमा जिन्ना जिस वक्त अयूब खान ने टेक ओवर किया है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जो पहली तकरीर थी अगर आप वो सुने तो उसमें उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया है कि दिस इज़ द राइज ऑफ अ न्यू डॉन फॉर पाकिस्तान अंडर द स्टीम लीडरशिप ऑफ अयूब खान। तो फातिमा जिन्ना तो वैसे भी अयूब खान के हक में थी जिस वक्त पाकिस्तान 1958 में एक इंतहाई शदीद किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस से गुजर रहा था, और अयूब खान ने तो एहसान किया पाकिस्तान के ऊपर कि कुछ चीज़ हाथ में नहीं थी, कोई चीज़ जो थी वो समझने में नहीं आ रही थी। कैनाल वाटर डिस्प्यूट को 11 साल हो चुके थे, इंडिया आपके साथ जो है वो अपनी मर्जी से पानी रोक रहा था और पानी घोल के सैलाब क्रिएट कर रहा था, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। वो तो अयूब खान ने टेक ओवर किया, पाकिस्तान के वो मसले हल किए जो 1947 से लेकर अभी तक आप हल नहीं कर पा रहे थे। सर इस बात को मैं एग्री करूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसकी अगर डेप्थ में जाएं तो उसी फातिमा अली जिन्ना, मादर मिल्लत, मोहम्मद अली जिन्ना की बहन, उनके अगेंस्ट जो इलेक्शन कैंपेन चलाई जाती है अयूब खान की तरफ से प्रेसिडेंट बनने के लिए, और बाद में ये भी लोगों को इस बात के ऊपर भी डाउट है कि भाई इलेक्शन जो थे वो रिग थे और फातिमा अली जिन्ना टेक्निकली शायद वो इलेक्शन जीत गई थी। हर हारने वाला जो है इलेक्शन को किताबी बातों में नहीं जाते, लेकिन ठीक है, जो हारता है उसको रिग बोलता है। लेकिन जो ट्रीटमेंट किया गया फातिमा अली जिन्ना के साथ, आपको पता है आज तक अखबारों की वो क्लिपिंग्स जो है स्टोरीज पे फेसबुक पे शेयर होती है आर्काइव्स में से, कि फातिमा अली जिन्ना के घर का पानी काट दिया जाता है, उनकी बिजली काट दी जाती है। एक बूढ़ी औरत जो कि मोहम्मद अली जिन्ना की बहन होना उसका कसूर ठहरा कि उसको आपने रॉ का एजेंट डिक्लेयर कर दिया। सर आप इन व्हाट सेंस डू यू थिंक कि अयूब खान वाज, मुझे बताएं, लेजिटिमेट मोहतरमा फातिमा रूलर जिन्ना को पाकिस्तान के सदर के लेटरहेड के ऊपर इंडिया का एजेंट या रॉ का एजेंट डिक्लेयर किया गया? सर कभी भी ऐसा नहीं होता, ये बयानात में होता है। सर आप अगर आप बताएं, अगर आप कोई भी एक आर्काइव उठा के दिखा दें जिसमें अयूब खान की कोई वीडियो हो, कोई ऑडियो हो, कोई अखबारी बयान हो जिसमें उन्होंने फातिमा जिन्ना को, अगर कोई आदमी जज्बात में आकर किसी दूसरे पॉलिटिकल ओपोनेंट के बारे में कोई बात कह दे तो वो हो तो नहीं जाती। और जहाँ तक आप बूढ़ी खातून की बात कर रहे हैं, तो वो बूढ़ी खातून इतनी एनर्जेटिक तो थी ना कि वो 72 साल की उम्र में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट कर रही थी, ईस्ट पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में, पाकिस्तान के तूल और उसमें दौरे कर रही थी। तो इसमें ये बुजुर्ग और क्या कहते हैं ये औरत वाला कार्ड आप क्यों? सर औरत वाले कार्ड की बात नहीं है, उनका एक स्टेटस है बीइंग अ मादर मिल्लत। सर बंगाली अवाम की मेजॉरिटी सपोर्ट थी इनको, मुजीबुर रहमान जैसे लीडर्स फातिमा अली जिन्ना के सपोर्टर थे, और अगर ये इलेक्शन फ्री और फेयर हो जाते तो आप यकीन करें कि फातिमा अली जिन्ना एक प्रॉपर डेमोक्रेसी, जिस जैसे उनका स्लोगन था कि डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप उनका स्लोगन था, और अयूब खान का था कि डेमोक्रेसी विद डिसिप्लिन, एक सही रास्ते पे मुल्क को लेके चला क्या अयूब खान की। सही से आप 1958 में जो फातिमा जिन्ना अयूब खान की गुन गा रही थी, 1965 के जनवरी 1 को इलेक्शन लड़ते हुए ऐसा क्या हो गया कि अयूब खान की पॉलिसीज उनको डिक्टेटोरियल लगने लगी? सर 4 साल हो गए हैं, आप मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आए थे, अब आप प्रेसिडेंट बन के बैठ गए और अब आप इलेक्शंस करवा के एक और टेन्योर एंजॉय करना चाहते हैं। आपको किस हद तक पावर में रहना है, कितनी ग्रीड है आपकी पावर की? सर आप कब आर्मी चीफ बने थे अयूब खान साहब?
आपको याद है सर, लियाकत अली खान आर्मी चीफ बना के गए थे, बने थे। सारे प्रेसिडेंट चेंज होते गए, प्राइम मिनिस्टर चेंज होते गए, अयूब खान वहीं पे रहे। उसके बाद 20 साल का दौरे हुकूमत, अगर आप देखें अयूब खान का सर 20 साल का दौरे हुकूमत है एक ही आदमी का। क्या आप में से कोई भी इस काबिल नहीं? सर सॉरी, आई वुड डिसएग्री सर सॉरी टू से 10 साल का दौर हुकूमत कह सकते हैं, लेकिन 1951 से लेकर सर आर्मी चीफ हमारे पास एक तरह से हुक्मरान ही कंसिडर होता है। आप इस बात को जितना पर्दा डालना चाहे आप डाल सकते हैं, लेकिन आप इसको छुपा नहीं सकेंगे माजरत के साथ। आप ये कह रहे हैं कि लियाकत अली खान की मौजूदगी में भी अयूब खान जो है वो डिफेक्टो रूलर थे पाकिस्तान। सर मैं ये हैदर अलाउद्दीन की मौजूदगी में भी डिफेक्टो रूलर जो थे वो अयूब खान थे। यानी आई डोंट एग्री टू दैट। हाँ, 1958 में जब उन्होंने टेक ओवर किया तो 69 तक वो डेफिनेटली पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के प्रीमियर, पाकिस्तान के लीड पर्सनैलिटी रहे। लेकिन ये आप 20 साल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो 51 से लेकर 69 तक 20 साल तो वैसे भी नहीं होते। और दूसरी बात ये कि कमांडर इन चीफ उनको आइन ने बनाया था ना, कमांडर इन चीफ की पोजीशन उनको आइन ने दी थी। आप जो ये कह रहे हैं सर कि आइन उन्होंने उठा के फेंक दिया और कचरे के डब्बे में डाला, और मार्शल लॉ को उन्होंने एक्सटेंड करके प्रेसिडेंसी में कन्वर्ट किया, और उसके बाद दूसरा टेन्योर भी एंजॉय किया। सर माजरत के साथ अयूब खान के साथ आप आईनी बात की का बहाना नहीं कर सकते। बहुत माजरत। 1960 में बेसिक डेमोक्रेसी देने के बाद इलेक्शन करा थी ना, और किस किस्म का इलेक्शन चाहिए आपको? और जहाँ तक पाकिस्तान की आवाम की बात है, तो आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान की आवाम इतनी लिटरेट है कि वो ये फैसला कर सके कि उसे किसको वोट देने, किसको नहीं वोट? सर आप एक आदमी को डिफेंड करने के लिए अपनी पाकिस्तान की आवाम को इलिटरेट डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं एक आदमी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं उस विजन को डिफेंड कर रहा हूँ जिसकी वजह सर से आपका पाकिस्तान में विजन आप तरक्की अपने की। साथ रखें। जिससे मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान में तरक्की हुई। मैं पाकिस्तान ने एग्रीकल्चर में तरक्की की, पाकिस्तान ने की इंडस्ट्रियल बेस डेवलप होना शुरू हुई, पाकिस्तान में सर उस पे इरिगेशन का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ। उस पे आते हैं सर, उस पे आते हैं। आप मुझे ये बताएं, क्या ये कराची के साथ ज्यादती नहीं थी, या एक सिंध के सूबे के साथ ज्यादती नहीं थी कि मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान जब कराची को फेडरल कैपिटल बना के जाते, अयूब खान साहब क्योंकि वो रावलपिंडी से शायद करीब रहना चाहते थे, तो उन्होंने उठा के उसको इस्लामाबाद शिफ्ट कर दिया। यानी ये मैं भी कराची में रहता हूँ, मैं भी कराची आई हूँ, सही है। मेरी बहुत सारे लोगों से इस बात पे बात होती है, और कराची वालों का एक अजीब दुख है कि हमसे जो है वो पाकिस्तान के दारुल खिलाफा, पाकिस्तान के कैपिटल वाला स्टेटस छीन लिया गया। लेकिन आप इस चीज़ को समझें, कराची एक इंडस्ट्रियल हब है। कराची में लेबर, कराची में हर किस्म के फॉरेन यानी कि बिजनेस डेलीगेट्स और हर किस्म की मशीनरी, बहुत कुछ कराची में आता है। कराची इज़ नॉट अ सूटेबल प्लेस टू बिकम अ फेडरल कैपिटल। द रीज़न इज़ that federal capitals have embassies. Federal capital has lot of foreign dignitaries coming in. कराची के 5 तो वो एग्जिट्स हैं जो आपको मालूम है, और उसके अलावा 50 ऐसे हैं जो आपको मालूम भी नहीं है। कौन आता है कराची में, कौन जाता है कराची में, कौन किसी एम्बेसी पे हमला कर दे, किसी डिग्नेटरी को मार दे। आप तो तारीख से वाकिफ हैं। आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड का कत्ल हुआ, नतीजे में वर्ल्ड वॉर 1 क्रिएट हुई, वर्ल्ड वॉर 1 हुई और 12 मिलियन लोग कत्ल हुए। तो आपको क्या लगता है कि कराची, आप इस्लामाबाद को देखें ऑन द अदर हैंड, एक एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कराची ऑलरेडी एज अ सिंध कैपिटल सर्व कर रहा था। कराची के ऊपर बर्डन डालना कराची को इतना हाई सेंसिटिव एरिया बनाने से बेहतर था कि कराची के बजाय किसी ऐसे इलाके को चूज़ किया जाए। क्योंकि अयूब खान, आपकी बात सही है, अयूब खान मिलिट्री चीफ थे, तो उनको लग रहा था कि मिलिट्री कैपिटल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल साथ हो। आप अंदाज़ा करें कि अयूब खान एज अ कमांडर इन चीफ रावलपिंडी देख रहे हैं, और वहाँ से 1600 किलोमीटर नीचे जो है वो आके कराची देख रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान की आवाम के खून पसीने की कमाई का तेल सिर्फ अयूब खान के दौरों में हो रहा है? सर यहाँ पे अगेन आप जो है ऐसे बात मुझसे करते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान ही पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान बेचारे तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। वो 56% बंगाली हमारे, क्या उनका राइट नहीं बनता था कि ढाका को कैपिटल बना दिया जाता? जब 1 यूनिट स्कीम बनी हुई थी और चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही थी, तो क्या ये समर और विंटर कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट निकाला गया था, क्या वो अप्लाई नहीं हो सकता था कि आधे टाइम ढाका कैपिटल रहे और आधे टाइम चले ठीक है आप इस्लामाबाद को आप चाहते हैं तो आप बना लें, पिंडी के करीब रहना चाहते हैं आप रह लें, लेकिन क्या ढाका का वो राइट नहीं था जहाँ पे 56% पॉपुलेशन बंगाली रहती थी? चले, ये शायद एक पॉइंट है जिसके ऊपर मैं पिछले 15 मिनट में आपसे पहली मरतबा एग्री करूंगा। क्या थैंक यू सो मच आप विंटर कैपिटल। थैंक यू सो मच। मूविंग ऑन सर, इकोनॉमिक्स के ऊपर सर ऐसी बात करते हैं जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फख्र महसूस होता है अयूब खान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के ऊपर। मैं बहुत सारी चीज़ों से आप यहाँ पे हम लोग एक पेज के ऊपर है कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स ज़बरदस्त।
Ayub Khan was the first person who came up with this idea कि पाकिस्तान is going to be an agro based economy, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह, ये सब मैं चाहूंगा कि आप इस पे वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस आप इस पे ज़रा रोशनी डालें। लेकिन यहाँ पे मेरा टेक ये है सर, ये सारी डेवलपमेंट एड फंड्स और उधार के पैसों पे कर्जा लेके की जा रही थी। ही वॉज क्रिएटिंग अ बबल इकोनॉमी फॉर पाकिस्तान, विच जो अयूब के टाइम पे जो कर्जे लिए गए सर, आज तक हम वापस अपने गले में लेके घूम रहे हैं सर। सर माजरत, मैं बिल्कुल आपको हिस्टोरिकल एविडेंस देने के लिए तैयार हूँ आफ्टर दिस डिबेट। माय पॉइंट इज सर, आप एक हवेली बनाएं बैंक से लोन लेके, ठीक है, और आप एक 2 कमरे का फ्लैट बनाएं, तो आई बिलीव कि वो जो 2 कमरे का फ्लैट आपकी अपनी पर्सनल ओनरशिप है, वो उस हवेली से बेहतर है जो आपने सूद के पैसों पे लोन लेके बनाई है। आप किस बबल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? आप किस बबल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं भाई? बात यह कि आपकी जो एग्रीकल्चरल बेस डेवलप हुई अयूब खान के दौर में, उस एग्रीकल्चर बेस की बुनियाद पर आप आज भी 60% एक्सपोर्ट आपकी कॉटन है, और कॉटन ही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप जानते हैं। उसके अलावा 25 करोड़ की पॉपुलेशन को आप फीड कर रहे हैं, आप उसको बिरयानियाँ खिला रहे हैं, आप उसको गंदम खिला रहे हैं, आप उसको दुनिया जहान के फ्रूट्स खिला रहे हैं। पाकिस्तान का आम दुनिया में जाकर खरीदे तो सही, ये अयूब खान के इस एग्रीकल्चर रिफॉर्म की मेहरबानी है। आप मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान एक लैंड रेन शेडो एरिया है, आपको भी मालूम है। पाकिस्तान को जिस वक्त पानी चाहिए होता है ना, पाकिस्तान के पास बारिश नहीं हो रही होती है, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए आपने कैनाल इरिगेशन सिस्टम डेवलप किया, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट इफेक्टिव वन। आपने तरबेला डैम बनाया। आप तरबेला डैम की कैपेसिटी आपको पता है 117 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर कैन बी स्टोर्ड इन तरबेला डैम, लार्जेस्ट अर्फिल डैम इन द वर्ल्ड। 12 टर्बाइन के साथ 4800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की सलाहियत। मंगला डैम 1000 मेगावाट, सही है। 10 लिंक कैनाल्स, 4 बैराजेस। आप और क्या चाहते हैं किसी हुक्मरान से कि वो आपके मुल्क को क्या दे? सर मैं इस बात पे बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर सकूंगा, क्योंकि आपका आर्गुमेंट बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे क्या अयूब खान अकेला ये सारी चीज़ें कर गया, जो मेरा ख्याल है सारी गवर्नमेंट्स मिल के भी ना कर पाए। लैंड रिफॉर्म्स पे आते हैं सर। अयूब खान साहब ने जब एग्रीकल्चर की तरफ पाकिस्तान को एक खेती बाड़ी के ऊपर बेस्ड करके एक इकोनॉमी बनाने की कोशिश की, जो अगेन आई थिंक वाज नॉट अ राइट डिसीजन। हम एक अच्छी इंडस्ट्रियल स्टेट भी बन सकते थे, हमारा विजन इससे ब्रॉड हो सकता था। एक मिनट, अयूब खान का विजन था ना कि आपने जो गन्ना लगाया, आपने जो एग्रीकल्चर में गन्ना लगाया, उसको लड़ने के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया ना एक दूसरे पे सर पाड़ने के लिए, उसको शुगर मिल्स में लगाया। पाकिस्तान ने शुगर प्रोड्यूस की, पाकिस्तान ने उसके बाद फिर ब्राउन शुगर प्रोड्यूस की, गुड़ प्रोड्यूस किया, पता नहीं क्या कुछ प्रोड्यूस किया। आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सबको चाय पीनी है, शुगर डालनी, कहाँ से आएगी भाई? थैंक यू टू अयूब खान की, उन्होंने पाकिस्तान में शुगर मिल्स लगा दी। उसके बाद आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री साइड में जाके देखें, 3 शिफ्टों में काम होता था, सही है, 3 शिफ्टों में मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। पाकिस्तान की पहली इंडस्ट्रियल स्टेट सिंध इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग स्टेट साइट, पहिया रुकता नहीं था। Everybody was getting the perks out of it. What else do you want? Agreeing. Direct taxes, indirect taxes. Pakistan was growing at 6.9% per annum economy का growth rate, और इंडिया का उस वक्त 3.1% था। हम तो हर चीज़ इंडिया से कंपेयर कर रहे होते हैं ना। इंडिया से 3 गुना से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी आपकी। आप और क्या चाह रहे हैं सर? आगे चलते हैं इसको लेके। मैं इससे आपको बिल्कुल डिसएग्री नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास बहुत सॉलिड आर्ग्यूमेंट है अपने फेवरेट अयूब खान को डिफेंड करने के लिए। हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं। जनाब मोहतरम लेके आए केबला लैंड रिफॉर्म्स के हर 1000 एकड़ वाला ज़मींदार, जिसमें बहुत सारे थे हमारे पास सिंध में, पंजाब में ख़ास तौर पे बहुत सारे ऐसे वडेरे और जागीरदार थे जिनके पास 1000 एकड़ से ज़्यादा, 5-5 हज़ार एकड़ ज़मीन भी थी। उसको 50% एरिया पे एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। लेकिन सर बहुत ही आसानी से लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर तब्दीली करके अपनी लैंड होल्डिंग्स अपने रिश्तेदारों और टेनेंट्स के नाम पे ट्रांसफ़र करके इस लॉ को बहुत इजीली स्केप किया। जैसे आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी अपनी औलाद के नाम पे मत ट्रांसफ़र कीजिएगा, हम उसको भी फॉर्जरी काउंट करेंगे फिर कि आप अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बेनामी इधर उधर कर दे ताकि आपको टैक्स ना देना पड़े, ताकि आप टैक्स एवेजन कर सकें। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, अगर किसी की आवाई ज़मीन है तो वो अपने 4 बेटों में तकसीम करे या 5 बेटों में तकसीम करे, मुल्क को तो प्रोडक्शन मिल रही है ना। सर कैसे मिल रही है? कैसे मिल रहा है? आप मुझे एक बात बताएं, क्या पाकिस्तान में 1951 के अहद के बाद अयूब खान के दौर में कभी अहद आया? पाकिस्तान तो गंदम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गया बाद में। पाकिस्तान का चावल पूरी दुनिया में, आप किसी भी मिडल ईस्टर्न कंट्री में जाके किसी भी सुपर स्टोर में खड़े हो जाए,
आपको पाकिस्तान का सेला, पाकिस्तान का बासमती, बासमती। पाकिस्तान का कर्नल, पाकिस्तान का सारा चावल मौजूद होगा। सर आप लोगों ने चावलों के नाम भी कर्नल और मेजर के नाम पे रखे हुए हैं, नहीं नहीं सर, कोई कर्नल यहाँ पे है, उसके अलावा कोई चावल जो है वो फौजी के नाम पे है। सर लैंड रिफॉर्म्स को यहाँ पे अगर हम कंक्लूड करते हैं सर, इंडस वाटर ट्रीटी जो कि हम ऑलरेडी बहुत तफसील से डिस्कस कर चुके हैं, एक बैंक बनाया है अयूब खान साहब ने ADBP, जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा, एग्रीकल्चर चलिए, डेवलपमेंट आपने भी कुछ बैंक मांगा। पाकिस्तान। सर जो पॉजिटिव चीज़ है, मैं कोई दुश्मन तो नहीं हूँ, चलिए अच्छी बात है। हम यहाँ पे कोई लड़ाई तो नहीं कर रहे, लेकिन जो बात सही है वो सही है। ADBP बैंक को मैं यहाँ पे बहुत अप्रिशिएट करूंगा, अ बैंक विच वाज सोली क्रिएटेड टू हेल्प द फार्मर्स ऑफ पाकिस्तान। वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे रबी क्रॉप ग्रो करें या खरीफ क्रॉप ग्रो करें, वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे 6-6 महीने के लोन्स ले सकते हैं, और जो बहुत मिनिमल 1 to 2% इंटरेस्ट रेट सर, आज भी अवेलेबल। सर आप देखिए इसका आप इम्पैक्ट देखिए। ADBP ने एक बड़ा काम ये किया कि फार्मर्स को HYV सीड्स दी, नंबर 1। नंबर 2, उनको फार्म मशीनरी दी, केमिकल केमिकल फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स दी। पाकिस्तान में केमिकल फर्टिलाइजर के प्लांट्स लगना शुरू हुए, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस नहीं है कुछ इलाकों में जहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर होती है, तो उस डेफिसिट को कवर करने के लिए आपको चाहिए। आप एक चीज़ नोटिस करिए, जब फार्म मैकेनाइजेशन होती है ना, तो उसका एक इम्पैक्ट ये आता है कि आपकी बहुत सारी लेबर जो है वो जॉबलेस हो जाती रिलीज होती है। है सर, अनएम्प्लॉयड हो जाती है सर। देखिए आप इसको समझिए, जी इसको नॉर्मली अनएम्प्लॉयमेंट कंसिडर किया जा रहा होता है, लेकिन अगर रियलिस्टिकली देखें ना, तो वो आपके सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के लिए आपकी मैन पावर जनरेट हो रही होती है। अगर आप फार्म मैकेनाइजेशन नहीं करेंगे तो आपकी मेजर एक्टिव लेबर फोर्स जो है वो हाथों से गायों का दूध निकालने में और ज़मीनों पे हल चलाने में और गंदम की हाथ से कटाई करने में, एक अदद दरांती और एक अदद जो है वो फावड़ा लेकर अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर या टर्शरी सेक्टर कैसे डेवलप होगा? अयूब खान ने आपका जो एग्रीकल्चर वर्कर था उसको निकाला, उसको रिलीज़ किया फार्म मशीनरी से लगा के, और आपको ये मौका दिया कि आप उनको ट्रेन करें आने वाले वक्तों के लिए, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्री के लिए। एग्रीकल्चर के कुछ नुकसान भी हम सब जानते हैं कि जब आप आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग पर लाइक वाटर रिसोर्सेज करेंगे तो उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट आएगा। इसका एक इम्पैक्ट आया कि वाटर लॉगिंग सैलिनिटी। एग्जैक्टली पाकिस्तान की एक बड़ी जो ज़रूरी ज़मीन थी वो वाटर लॉगिंग सैलिनिटी का शिकार हुई। क्योंकि देखिए पाकिस्तानी एक डेवलपिंग कॉम थे, इरीगेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट ज़रूर हो गया, लेकिन वहाँ पर कुछ गलतियाँ हुई, अनलाइन कैनाल्स थी या उसके अलावा इनंडेशन कैनाल्स थी, बहुत सारे मसाइल हुए। इसको काउंटर करने के लिए आप देखें हर चीज़, जैसे स्कार्प का क़याम, सैलिनिटी कंट्रोल एंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट, आपको पता है 28 रिक्लेम जोन्स हैं पाकिस्तान में जो स्कार्प ने कंप्लीट लिया, तो डेजर्टिफिकेशन से या फिर वाटर लॉगिंग सैलिनिटी से रिक्लेम करके उसको एरेबल लैंड बनाया है दोबारा। और आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो आपका नेचुरल डेजर्ट है थल, जिसको आप सिंध सागर तो आप कहते हैं, इट्स अ फर्टाइल डेजर्ट। इट्स अ फर्टाइल डेजर्ट एंड इट्स अ रिक्लेम्ड जोन ऑफ पाकिस्तान, द फर्स्ट रिक्लेम्ड जोन। जो अगर आप सर यही काम हम थर पारकर में भी, अनफॉर्चुनेटली अपार्ट फ्रॉम अयूब खान, हम थर पारकर में कर सकते थे। नारा इंडिया कैनाल बना ने दी ना, इंडिया ने किया हुआ है। नारा कैनाल बना दी ना, नारा कैनाल बनाकर आपने थर पारकर को भी इरिगेट पूरे करना शुरू थर कर दिया। पारकर पूरे को नहीं किया, लेकिन दैट्स वेट। हाँ। अयूब खान ने भी 10 साल तो लिए ना सब कुछ करने के लिए, और उसका फल आज हम देख रहे हैं। तो स्कार्प बनाया, सर मेरी इसके अलावा राइट बैंक आउटर ड्रेनेज, शायद आपको पता होगा, RBOD, LBOD, ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो उसी पेड़ की शाखें हैं ना जो अयूब खान ने लगाया एक इरिगेशन के नाम पे। अबाउट सोशल रिफॉर्म्स, मेरा ख्याल है कि इसमें You will need a lot of time because Ayub Khan has done so much for Pakistan that you will keep talking about it and you will need a lot of time. चले चलें सर, सोशल रिफॉर्म्स के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फैमिली ऑर्डिनेंस लॉ। आई हैव माय टेक ऑन दिस एज वेल। फैमिली ऑर्डिनेंस लॉ अयूब खान साहब निकालते ऐसी हैं। चीज को अच्छा मान लो यार। सर अमेरिकन फंडिंग को अच्छा मान लो, ओके आप कहते हैं तो अमेरिकन फंडिंग एक सोशल एक्सपेरिमेंट होता है सर पाकिस्तान के ऊपर। आप इस बात को समझिए। लियाकत अली खान और ख्वाजा नाजिमुद्दीन जब 1,01,000,000 टन गंदम ले रहे होते हैं अमेरिका से, उस वक्त बड़ी बुरी नहीं लग रही होती है। अयूब खान ने जो है वो अमेरिका से अगर जो है वो एक प्रोग्राम फंड करा लिया तो आपको बुरा लग रहा है। अच्छा सुनो तो, मुनाफिक नहीं कर रहे हो भाई। आपके पास एक प्रोग्राम शुरू किया जाता है जिसको एडवर्टाइज किया जाता है, सोर्स क्वेश्चन भी हम देते हैं उसका, बच्चे तो ही अच्छे, ठीक है, टू इन ऑर्डर टू कंट्रोल एंड कर्ब द पॉपुलेशन। यहाँ पे नॉट कंट्रोल द पॉपुलेशन, ओके पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। Alright. देखिए पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या था, पाकिस्तान का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट क्या था। क्योंकि देखिए आप खाली नॉट हैविंग चाइल्ड इज इनफ, राइट, प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, बेटर न्यूट्रिशियस फैसिलिटीज इज इम्पॉर्टेंट। एवरी चाइल्ड इज एन एसेट, राइट।
Ayub Khan I is agree. working on that idea. I agree. But the ulamas were not very happy with this policy, because what the ulamas believe, and I'm not citing this narrative particularly, but what the ulamas believe, which later became the reason of dismissal of resignation of Ayub Khan later, because of the pressure of Islamist and ulama sector. The ulamas believed कि यार ये एक साजिश है अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान मुसलमानों की तादाद को कम करने का, यहूदी साजिश। मान गए क्या? सर माना तो फिर भी नहीं। सर ये तो फेलियर है अयूब खान का, चले कि वो implement नहीं करवा सका। फरिश्ता तो नहीं देना, बहुत सारी चीजें की किस पे फेलियर भी हो। सर फिर फैमिली ऑर्डिनेंस लॉ निकालते हैं, मैरिज लॉ। सर मुझे एक बात बताएं, आपने पॉलीगमी के ऊपर, मल्टीपल मैरिजेस के ऊपर आप डायरेक्ट पाबंदी क्यों नहीं लगा देते? जब आप लॉज ही ऐसे निकाल रहे हैं कि दूसरी शादी करने के लिए एक मुसलमान को जो है पहली वाइफ की परमिशन की जरूरत है, या यूनियन काउंसिलर से साइन चाहिए। सर अयूब खान का दौर गुजर गया तो आप इतना परेशान क्यों? आप कर लें, आपको हमने रोका है। मैं मानता हूँ कि प्रोग्राम फेल हुआ, और शायद उसकी वजह ये थी कि अयूब खान को इस बात का अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तान में खाली सोशल सेक्टर पे, खाली हेल्थ सेक्टर पे काम करके फ़ायदा नहीं है, एजुकेशन सेक्टर पे काम करने की भी शदीद ज़रूरत है। और ऐसा नहीं था कि अयूब खान ने इस सेक्टर को यतीम व यसीर या बेयारो मददगार छोड़ दिया। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का वैसे अगर हम देखा नेशनल करिकुलम रीडिज़ाइन हुआ, पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ सब खुली ना। तो ऐसा तो नहीं था कि अयूब खान ने जो है वो सिर्फ जो है वो पैसा कमाने के तरीके बता दिए, या अयूब खान ने जो है वो सिर्फ हेल्थ फैसिलिटीज़ दी थी। उन्होंने पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर में भी काम किया। तो आपको एक क्रेडिट जिस डायरेक्शन में देखें अयूब खान की कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें नजर आती हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली हाईलाइट करूँगा सर, द वेमेन के लिए, पर्टिकुलरली वेमेन राइट्स के ऊपर अयूब खान का बहुत स्ट्रॉन्ग टिक था, और वेमेन प्रोटेक्शन ऑफ वेमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस और इन इस तरह की चीज़ें। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार इस पर दिलचस्प बात बताता हूँ कि जब कराची में खास तौर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई तो इंडस्ट्रियल लेबर उसके लिए फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगी। ऐसे थे कि आपको जिस नंबर में आपको लेबर चाहिए था वो मेल और फीमेल्स दोनों मर्द पूरा नहीं कर पा रहे थे उसको। ऑब्वियसली खवातीन ने भी प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा। पाकिस्तान की बेतहाशा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खवातीन ने बड़ा मेजर रोल प्ले किया। अयूब खान ने एक विजन क्रिएट किया कि जो औरतें पूरा दिन काम करके शाम में घर आएँ तो वो घर आके अपने आप को हांडी चूल्हे के सामने बर्बाद ना करें, वो बाहर से पकी पकाई रोटी लेकर आना शुरू हो जाए, जो है वो रेडी टू कुक नहीं, रेडी टू ईट चीज़ थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी वजह से क्योंकि अयूब खान अनफॉर्चुनेटली फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स की भी बात कर रहे थे, तो एक अफवाह फैली कि ये जो पकी पकाई रोटियां लोगों को दी जा रही हैं उसके अंदर फैमिली प्लानिंग की दवा मिली हुई है, जिसकी वजह से आपके घर में औलादों की पैदाइश का सिलसिला या तो कम हो जाएगा या बिल्कुल ही रुक जाएगा। तो पाकिस्तान में तो आपको वैसे भी अगर किसी चीज़ को बर्बाद करना है तो आपके बारे में ये अफवाह फैला दे, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। सही बात। तो ये पकी पकाई रोटी का प्रोग्राम जो था ये बहुत इफेक्टिव था, और कराची की खवातीन ने इसका फ़ायदा उठाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक प्रोपेगेंडे की नज़र हो गया। तो अयूब खान के सारे जो काम है ना, वो अयूब खान के अपने फेलियर या अपनी गलती की वजह से फेलियर नहीं बने, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी बड़ा हाथ रहा है। सर यहाँ पे मैं एक और चीज़ हाईलाइट करूंगा जो कि इस वक्त पाकिस्तान को जिसकी बड़ी ज़रूरत है, प्राइस कंट्रोल प्रोग्राम। आपको पता है अयूब खान ने एक प्रोग्राम ऐसा इंट्रोड्यूस करवाया कि बेसिक कमोडिटीज़, दूध, आटा, दाल, चावल, चीनी की प्राइसेस ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के हर शहर और गांव में सेम होगी, और ऑब्वियसली वो सब्सिडाइज प्राइस होगी। राशन कार्ड का सिस्टम अयूब खान ने। वैसे मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं इस पूरी पॉडकास्ट के हवाले से, पिछले 15 मिनट पहले जो आपका स्टांस था वो काफ़ी हद तक सॉफ्टन हो गया है। अब आप जो है वो अयूब खान के फेवर में बातें कर रहे हैं। सर मैं ईमान ले आया हूँ आपके ऊपर। नहीं, मेरे ऊपर ईमान ना लाए, आप जो है वो रियलिटी को एक्सेप्ट करें। और देखिए आप आई एम एग्रीइंग विद ऑल द फैक्ट्स दैट यू कोटेड, दैट अयूब खान, and coming to this conclusion that Ayub Khan alone did more for Pakistan better than all the governments combined. देखिए, I don't believe in winning the debates. I don't believe in claiming that I won the debate. But thank you for giving me the verdict that you have agreed to almost. Now we need to be, as history teachers, we don't need to take sides. I will correct you as history students. Right, the day we start thinking that we are teachers, that will be a problem. We are in the phase of learning, and we will keep learning till our last breath. See you inshallah in the next episode, and we will continue on the work of Ayub Khan and the subsequent fall of Ayub Khan from power, which
at the peak of his time seemed almost impossible. Thank you. Thank you, sir.